उत्तर प्रदेश में सरकार में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ और अटूट रिश्ता है, लेकिन जानते हैं केंद्र की राजनीति में जाने के बाद अपने प्रदेश के लिए जितना समय देना चाहिए चाहते हुए भी मैं उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं सच बतलाऊं, जब कभी भी उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगता है और मुझे जब यहां पर आना होता है तो मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है जब यहां आना होता है। अब इसके पहले परसों में तमिलनाडु में था, कल अरुणाचल प्रदेश में था। लगातार कई दिनों से सारे देश भर में सार्वजनिक सभाओं का सिलसिला चल रहा है और उत्तर प्रदेश में आज शुरुआत कर रहा हूं तो इस सहारनपुर की धरती से, बेहद की धरती से मैं यहां चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहा हूं। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता इस सच्चाई को स्वीकार करती है। चाहे यहां के मुख्यमंत्री योगी जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हों, दोनों लोग अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, ठीक तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी नकारा नहीं जा सकता। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। पहले भी दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। आज भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि आज के कुछ वर्षों पहले, यानी मोदी जी के आने के पहले, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है, यह दुनिया में भारत का कद बना है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूं आप लोग भी यह मानेंगे, आप लोगों की भी ये सभी राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा होगी। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, और यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश के रक्षा मंत्री के रूप में भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों कि हम भारतवासियों का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। भारत की सीमा पर जिस तरीके से हमारे सेना के जवान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, उनकी सराहना केवल भारत में ही नहीं बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम की सराहना अब दुनिया के देशों में होने लगी है। आपका भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, आपका भारत ये ताकतवर भारत बन गया। मैं एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आज के कुछ महीने पहले कतर देश का नाम आपने सुना होगा। कतर में हमारे इंडियन नेवी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर वहां पर काम कर रहे थे कुछ कंपनियों में। किन्हीं मामलों में कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। थे तो भारत के ही, हमारी नौसेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। बहनों भाइयों, स्वाभाविक है हम लोगों को परेशानी हुई। कोई ऐसा अपराध नहीं था कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई और प्रधानमंत्री जी ने कतर के राष्ट्रपति को मिलाकर सीधे टेलीफोन पर बात की। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे नौसेना के 9 सैनिकों को, जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको वहां की सरकार ने पूरी तरह से माफ कर दिया और वह सकुशल जो है भारत लौट गए। अब आप ये कहेंगे इस घटना की चर्चा करने का औचित्य क्या था? इस घटना की चर्चा करने का औचित्य इसलिए है
कि भारत के प्रति सारी दुनिया में धारणा कैसी बनी है, भारत का कद कितना ऊंचा हुआ है। इसलिए जानबूझकर मैंने इस विषय की चर्चा की। अब एक घटना और आपको बताना चाहता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2 वर्षों से लगातार युद्ध चल रहा है। बराबर रूस की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी मिसाइलें चल रही हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग मारे भी गए। ज्यों ही रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो भारत के हमारे बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में उस समय पढ़ते थे। कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई वहां पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो यहां जो उनके माता पिता भारत में थे वह कहने लगे कि मोदी जी चाहे जो भी हो जाए, हमारे बच्चों को जल्दी से यूक्रेन से बाहर निकालिए, नहीं कब उनकी जिंदगी चली जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बहनों भाइयों, यह भारत की हैसियत की मैं चर्चा करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने 2 देशों का युद्ध चल रहा था, भारत के बच्चे वहां फंसे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर वहां जेलेंस्की से बात की, और साथ ही अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है उसके राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। यह जानकर आपको खुशी होगी मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत आए। यह भारत की हैसियत बनी है। 2014 में जितना हमको समर्थन प्राप्त हुआ था, 2019 में जनता का समर्थन उससे भी अधिक बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? लोग ये समझते हैं, जैसी उनकी हसरत थी, जैसी उनकी इच्छा थी कि भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा होना चाहिए, यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह कर रही है। भारत की हैसियत देखो आप, भारत की हैसियत। बहनों भाइयों, पहली बार हमारे देश के वैज्ञानिकों ने करिश्माई काम किया, करिश्माई काम किया। अभी तक रूस, अमेरिका, बड़े बड़े देशों के बारे में आप सुनते थे, भारत के बारे में लोग कहते थे भारत यह गरीबों का देश है, कंगालों का देश है। आज के कुछ वर्षों पहले यह भारत के बारे में यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन अब भारत ने करिश्मा कर दिया है। भारत के वैज्ञानिक धरती पर ही नहीं, अब चंद्रमा पर भी लैंडिंग करने में वह कामयाब हो गए। मेरे बहनों भाइयों, चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारा लैंडर जो है लैंड कर चुका है। मुझे याद है कि पहली बार जब वो कामयाब नहीं हो पाए थे हमारे वैज्ञानिक, तो प्रधानमंत्री सुबह पहुंच गए उनके पास और जाकर वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी पीठ थपथपाई थी और कुछ वैज्ञानिक उनसे चिपट कर रोने लगे, लेकिन उन्होंने ढाढ़स बढ़ाया, चिंता मत करो। चंद्रयान 2 उन्होंने छोड़ा था, वह विफल हो गया था। चंद्रयान 3 की उन्होंने कहा कि तैयारी करो। और बहनों भाइयों, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई की हमारे प्रधानमंत्री ने, और हमारा वह जो है चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर लैंड कर पाया। और आपको जानकर खुशी होगी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला चंद्रयान, यह जो काम हुआ है, यह भारत का अकेला देश है जिसने कि चंद्रमा पर अपना चंद्रयान को लैंड कराया है। भारत दुनिया का अकेला देश है। यह भारत की हैसियत है। अब राजनीति का जहां तक प्रश्न है, राजनीति आप जानते हैं कि नेताओं के प्रति, मुझे भी मालूम है आज के कुछ वर्षों पहले लोगों की धारणा बनी रहती थी, ये नेता आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता का समर्थन लेकर चले जाते हैं, जनता की ये चिंता नहीं करते। इनको जनता और देश की कोई चिंता नहीं रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है। सामान्यतः यह धारणा राजनीतिक पार्टियों के प्रति और राजनेताओं के प्रति रही है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस धारणा को बदला है। हम लोगों ने इस धारणा को बदला है और बदलकर हम लोगों ने दिखा दिया है कि राजनीति कैसे की जाती है। हमारा चरित्र है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पहले लोग कहते थे कोई
झूठ बोलता था तो कहते थे कि ये नेतागिरी कर रहा है, ये नेता है। माने यह मानकर चला जाता था कि नेता है तो नेता झूठ बोलेगा और जनता को गुमराह करेगा। यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन उस धारणा को हम लोगों ने बदल दिया। एक विश्वास का संकट जो पैदा हुआ था नेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, उस विश्वास के संकट को बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप देखते होंगे चाहे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, जब भी चुनाव होते हैं चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमारी सरकार बनेगी तो हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, वह कर देंगे, आसमान से तारे तोड़कर नीचे ला देंगे, आपकी हथेली पर रख देंगे। भोली भाली जनता कभी इस पर यकीन भी कर लेती है, लेकिन चुनाव बीत जाता है, उनकी सरकार बन जाती है, घोषणा पत्र में किए अपने वादों को वह कभी पूरा नहीं करते। तो नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और बहनों भाइयों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में इस दुनिया में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। हमारी पार्टी, देखिए व्यक्ति हमारे यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं, मैं यह नहीं कहता हूं हमारे यहां सब एकदम दूध के धुले हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, यहां भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी जो कहेगी वह करेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। यह है हमारा क्षेत्र। हम लोगों ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, चाहे किसी भी जाति, चाहे किसी भी पंथ अथवा किसी भी धर्म की मानने वाली हमारी मां बहन होगी, वो हमारी भी मां बहन है। बहनों, केवल उसी धर्म के मानने वाले लोगों की मां बहन नहीं है। उसकी इज्जत की चिंता करना, उसके सम्मान की चिंता करना, यह हमारा नैतिक धर्म है। तो हमें लोगों ने कहा था, लोग कहे साहब दूसरे धर्म के लोगों का मामला हम क्यों बोल रहे हैं? धन्यवाद। कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के मानने वाले माता बहनों के साथ कोई जुल्म होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे यहां स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। हम जिन देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि में, वह सब शक्ति स्वरूपा है। मां शाकंभरी की यह धरती है, शक्ति स्वरूपा है मां शाकंभरी। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। शादी होने के बाद तीन बार तलाक 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 बोलकर उस बेचारी की आप छुट्टी कर देते हैं। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। यह किसी द्वेष नहीं है। हम लोग जाति, पंथ, मजहब ये सब राजनीति नहीं करते, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। मुझे याद है 1984 में जब चुनावी घोषणा पत्र हमारा बना था, तो उस समय हमारी पार्टी के लोगों ने उसमें डाला था, जिस दिन संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन कर रहे हैं। हर चुनाव में 84 के बाद 89 आया, फिर 91 में भी चुनाव हुआ, बाद में भी चुनाव हुए। तो हर चुनाव में हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग कहते थे, बसपा के लोग, ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है तब रामलला को परेशान करते हैं कि रामलला हम आएंगे और अयोध्या की धरती पर मंदिर बनाएंगे। लेकिन यह भी कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह आरोप हम लोग के ऊपर लगता था।
लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, वो 22 जनवरी का दिन आ गया, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यानी हम कहेंगे वह करेंगे, यह हमारा चरित्र है। देश की जनता के लिए क्या किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी देश की जनता के लिए किया है, आज तक किसी ने भी देश की जनता के लिए उतना काम नहीं किया है। डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, डंके की चोट पर कह सकता हूं। हमारे किसान भाई हैं, मैं भी किसान परिवार का ही बेटा हूं, किसानों की समस्याओं से भी मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, मैं जानता हूं। क्या कभी आपने सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री आएगा और यह कहेगा कि हमारे किसान 1000, 2000, 4000 रुपए के लिए अपनी खाद नहीं खरीद पाते, बीज नहीं खरीद पाते, मजदूरी नहीं दे पाते, इस कारण उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जितनी फसल पैदा होनी चाहिए नहीं होती थी। तो प्रारंभ में ही हमारी सरकार ने फैसला कर दिया कि हम हर किसान को 6000 रुपया प्रतिवर्ष हम मुहैया कराएंगे, ताकि अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उस काम को हम लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब यूरिया खाद का जहां तक प्रश्न है, अब आप लोग यहां भले ही विपक्ष कहने को कह दे 300 रुपया बोरी यूरिया देते हैं, यहां यूरिया बोरी की कितनी कीमत है? 265। यहां पर यूरिया की एक बोरी 265 में मिल रही है। पता लगा लेना मेरे बहने भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में, अमेरिका में भी यूरिया की बोरी 3000 रुपए में मिल रही है, जो कि आपको यहां पर 265 रुपए में मिल रही है। इस हद तक हमारी सरकार ने चिंता की है। माताओं बहनों की कितनी चिंता की है, इसके बारे में भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। गरीब परिवार की माताओं बहनों की आंखों से आंसू निकलना नहीं चाहिए, गैस सिलेंडर मुहैया कराती है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? और कहीं सरकार के द्वारा भी कुछ मिलता था तो बिचौलिए ऐसे होते थे कि आधा से अधिक तो हड़प लेते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था, प्रधानमंत्री से राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था, भाई हम क्या करें, हम बहुत करते हैं, बहुत करना चाहते हैं। देखिए, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर मैं सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होती है। तो राजीव गांधी जी की नीयत पर मैं सवालिया निशान नहीं लगा रहा, लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर की थी। क्या करें, दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं नीचे के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, इस चुनौती को पहली बार किसी ने स्वीकार किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। मुझे याद है, सरकार बनने के बाद जब पहली बैठक हुई, प्रधानमंत्री जी थे, मैं था, हम दोनों लोग उस बैठक में मौजूद थे, सारे अधिकारी बैठे हुए थे। उस समय मैंने कान में पूछा कि यह बैठक जो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? कहें, राजनाथ जी बैठक समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका उद्देश्य कितना बड़ा है। अब फिर बताया उन्होंने। आपने देखा, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके माध्यम से ऐसा करिश्मा कर दिया कि आज यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह कोई सामान्य बात नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार 100% समाप्त हो गया, क्योंकि बहनों भाइयों, आपकी आंखों में धूल झोंक कर कभी आपका समर्थन नहीं हासिल किया है और न भविष्य में भी कभी करूंगा, सरकार बने या न बने। हम लोगों ने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। नीयत चाहिए कुछ कर गुजरने की, वह नीयत हमारी सरकार में है। आप कभी सोचे थे कोई प्रधानमंत्री आएगा घर घर में शौचालय बनवाएगा? कल्पना करिए, स्ट्रीट वेंडर जो सड़क के किनारे
आप लोगों को नहीं मालूम होगा, शहरों में चले जाइए, छोटे छोटे बाजारों में मोबाइल से बैंक से वो पैसा निकालते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं और फिर रात को बैंक को जो पैसा लिए रहते हैं वो वापस कर देते हैं। यह करिश्मा भारत के अंदर हो रहा है। अब मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से सर्वाधिक लेन देन दुनिया में किसी देश में हो रहा है मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके देश भारत में यह हो रहा है। यह है भारत का करिश्मा। यहां इतनी बड़ी संख्या में नौजवान बैठे हुए हैं। और बहनों भाइयों, मैं जब आता हूं यहां, क्योंकि मैं भी किसान परिवार का हूं, इसलिए मैं चौधरी चरण सिंह जी की हमको याद आती है। हमारी सरकार ने इस बार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है। यह भी एक किसानों के प्रति एक सम्मान की अभिव्यक्ति है। आज यहां आया हूं तो हमारे मित्र स्वर्गीय महावीर सिंह जी राणा, स्वाभाविक रूप से हमको उनकी याद आ रही है। लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों का मिलना जुलना बराबर उनके साथ होता रहा है। और जब यहां मुख्यमंत्री था तो हमारे राघव लखन पाल शर्मा के पिता स्वर्गीय निर्भय पाल जी शर्मा, मैं बना ही था मुख्यमंत्री कि उसके कुछ दिनों के बाद जो उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय मैं राघव लखन पाल शर्मा के घर गया था और उसी समय पूरे परिवार को, बहुत राघव लखन पाल छोटे थे लेकिन पूरे परिवार को आश्वस्त किया था कि बराबर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और बहनों भाइयों, उस जिम्मेदारी का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे जगदीश राणा जी भी, जब मैं यहां आता हूं स्वाभाविक रूप से इन लोगों की मुझे याद आती है। वो पहले चाहे किस भी पार्टी में थे, लेकिन मैं सच बताऊं, पार्टी से हटकर हमारे साथ एकदम बिल्कुल निजी रिश्ता था इन लोगों का। उनके साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता था। और आज यहां जब मैं आया हूं तो स्वाभाविक रूप से उनकी याद मुझे आ रही है। कानून और व्यवस्था के हालात तो दुरुस्त है ना? कानून व्यवस्था सब दुबके हुए ना? जय योगी जी, सब दुबके हैं। बहनों भाइयों, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना। और इस काम को करने में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। बड़ा काम किया है। यदि सारे कामों की चर्चा करूं एक बहुत लंबा समय लगेगा। गन्ना किसानों का भी बहुत सारी समस्याएं रहती थी। मैं भी मुख्यमंत्री यहां पर था, कुछ समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की थी। लेकिन यदि इस समय होगी भी है कि नहीं, क्या है, हमको जानकारी नहीं है, मैं बात करूंगा बाद में। लेकिन मैं समझता हूं कि योगी जी हैं कि समाधान होगा, मेरा पूरा विश्वास है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं कि नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल सकती है। और 2000 एक समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी की हालत यह हो गई है कि सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदलते रहते हैं। अजीबोगरीब हालत हो गई है। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अरे आप लोगों में से कोई तैयार हो जाओ, मिल ही नहीं रहा, यह हालत हो गई है। मैं समझता हूं 2000 चुनाव के बाद लोग पूछेंगे सपा कौन? लोग सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस कौन? तो लोग पूछे कौन कांग्रेस? यह हालत इन लोगों की हो गई है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। बहनों भाइयों, राघव लखनपाल शर्मा को यदि पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, मैं आया तभी लोगों से मैं पूछ रहा था, मुझे खुशी है कि राघव लखनपाल शर्मा को आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मैंने 2019 में थोड़ी बहुत चूक इनसे हो जाती रही होगी। 2014 में तो सांसद आपने बना दिया था, लेकिन लड़का तो लड़का, बच्चा तो बच्चा, चूक हो गई होगी। आपने अच्छा किया। बच्चे जब गड़बड़ करें तो कान एक बार जरूर पकड़ लेना चाहिए। आप लोगों ने कान पकड़ लिया। लेकिन इस बार मेरे बहनों भाइयों, हमारे राघव लखनपाल शर्मा के हाथों में कमल का फूल देकर आप भारत की संसद में इन्हें भेज दीजिए। यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ, और यहां नौजवान मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी संख्या में। नौजवानों, भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं ताकि सबको रोजगार मिले। यह हमारे मोदी जी का संकल्प है। आपको मालूम है, पहले जो हथियार, तो गोले, मिसाइल, यह सब जो सारे बनते थे मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, हम उनसे खरीदते थे। अब भारत की धरती पर हम बना रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं, और 21,000 करोड़ रुपए का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी कर दिया है। हाथ कैसे नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।